आज हमारी मेहमान है देवीना मेहरा, फर्स्ट ग्लोबल की फाउंडर। देवीना, गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पिछले 24 घंटे में काफ़ी कुछ कोहराम मचा ग्लोबल मार्केट्स में, इंडियन मार्केट्स ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, लेकिन कितनी तेज़ी से चीज़ें काम होती हुई नज़र आ रही हैं और क्या वाकई में ये वाकई काम हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। इसलिए आपको तो इतना बड़ा अच्छा तजुर्बा है ग्लोबल मार्केट्स का। आज अपनी बातचीत वहीं से शुरू करते हैं। ये जो 3 चीज़ें निकल के आई मिडल ईस्ट में, आपके पीछे जो है, जो पड़ोस में बड़ा वॉलेटाइल हो गया मार्केट, वॉर लाइक सिचुएशन, लोग डरने लगे, जापानीज येन का जो मामला निकल के आया और यूएस में अब अचानक रिसेशन के फियर्स। आप इन तीनों फैक्टर्स को कितना अहमियत से देखेंगी? गुड मॉर्निंग अजय, और शुक्रिया यहाँ बुलाने के लिए। और जियोपॉलिटिकल साइड में तो ऑफ कोर्स इधर काफी खराब खबरें आई, जियोपॉलिटिकल भी और इंटरनली कई देशों में, जैसे यूके में भी राइट्स हुए, बांग्लादेश में इतना बड़ा उथल पुथल हो गई हमारे पड़ोस में, और जैसा आपने इजराइल ईरान वगैरह का भी नाम लिया, तो ये तो है। पर उससे बाजारों को कितना असर पड़ेगा वो एक अलग चीज हो जाती है। मैं तो थोड़ा हंसी भी आई कि पिछले हफ्ते वो बुधवार को फेड की मीटिंग थी, उसके बाद बाजार तेजी से चला था अमेरिका का, क्योंकि ये बात हुई कि फेड की बातों से ऐसा लगता है कि रेट कट थोड़ा जल्दी हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा, और पूरा बड़े अच्छे अच्छे एनालिसिस आए लेटर्स और पेपर और टीवी पर कि क्यों बाजार को चलना चाहिए था। उसके बाद 2 दिन जब बाजार में गिरावट आई, तो वो सेम ही जगह पर वो उसका भी बड़ा अच्छा एनालिसिस आया कि ये मैक्रो फैक्टर है जिसके कारण बाजार का गिरना तो लाजिम था। तो ये मुझे बड़ी हंसी आती है कि जब एक चीज हो जाती है तब उसके लिए हमेशा कारण खोज लिए जाते हैं। तो आप वही चीज, मतलब सरकमस्टांसेस वही रहे, स्थिति वही रहे, लेकिन अगर बाजार ऊपर गया या नीचे गया आप उसके लिए कारण खोज लेंगे। अगर जैसे कि अगर आप फेड का रेट का ही देखें कि अगर समझ लीजिए रेट कट नहीं होता है और बाजार गिरता है, तो आप बोलेंगे अरे रेट कट नहीं हुआ तो बाजार तो गिरेगा ही, वो तो इंटरेस्ट रेट ऊपर रहेंगे तो इक्विटी से आपका एक्सपेक्टेशन ज्यादा रहेगा। लेकिन अगर वो रेट कट नहीं होता है और बाजार चल जाता है तो आप बोलेंगे कि रेट कट नहीं हुआ, इसका मतलब इकोनॉमी इतना अच्छा कर रही है कि रेट कट की जरूरत नहीं है, तो इसलिए इकोनॉमी अच्छा करेगी तो बाजार अच्छा करेगा। तो वो सेम ही सर्कमस्टांसेस के लिए आप कोई भी कारण ढूंढ सकते हैं। रिसेशन का जहां तक सवाल है, मतलब अभी इतने इतने क्वार्टर्स तक, इतनी तिमाही, इतने साल तक, बल्कि पिछले 2 साल में फेड ये कोशिश कर रहा था कि इकोनॉमी यूएस की थोड़ा स्लो डाउन हो, लेबर मार्केट इतना ज्यादा पॉइंट नहीं रहे कि जितनी नौकरियां हैं वो उतने लोग नहीं मिले। तो वहां तक हम लोग उसके आसपास पहुंचे हैं, तो उसमें कोई बहुत बड़े पैनिक की बात नहीं है मेरे हिसाब से। लेकिन आप अगर विश्व के हिसाब से देखें तो इंडिया, भारत जो है वो अभी भी हमको लगता है कि आउट परफॉर्म करेगा। और जहां तक जापान का सवाल है, ये भी एक बात है कि बाजार इतिहास इतना जल्दी भूल जाते हैं। अभी पिछले 2 दिन में मेरे को कई पेपर में येन कैरी ट्रेड का एक्सप्लेनर नजर आने लगा है, और लोग भूल जाते हैं कि ये चीज पहले भी कई बार हो चुकी है कि लोग येन में बोरो करते हैं बिकॉज येन का इंटरेस्ट रेट कम रहता है, और बाकी जगह लगाते हैं उसको, चाहे अपने बिजनेस में लगाएं या फिर बाजारों में लगाएं, और फिर एक दिन ये अचानक से ऊपर चला जाता है और वो सारा जो आपका बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। तो वो तो हर कुछ सालों में होता है, और हर कुछ सालों में लोग ये बात भूल जाते हैं कि ये ऊपर भी जा सकता है। हाँ, सही कहा आपने, बहुत अच्छा बताया। देवीना, आप ये बताइए कि जो भी हो, लेकिन उससे एक बात तो सही हो गई, जो भी कल देखने को मिला, शायद कुछ और दिन अगर ठहर जाता तो रेगुलेटर्स की जो परेशानी है कि एफएनओ में बहुत ज़्यादा फ्रॉथ हो रहा है, स्मॉल कैप्स में फ्रॉथ हो रहा है, तो काफ़ी हद तक वो भी साफ़ हो जाता, बट हो नहीं पाया। आपने कल की गिरावट में आपने खरीदारी की थी क्या? आप कैसे देख रही हैं अगर गिरावट आती भी है यहाँ पे तो? देखिए, हम तो फुली इन्वेस्टेड रहे हैं, क्योंकि जैसा मैंने आपके शायद पिछली बार आपके चैनल पर भी कहा था कि हमारा ये मानना था कि कुछ महीनों का जहां तक सवाल है उसमें आपको उथल पुथल नजर आएगी, लेकिन साल 2 साल के हिसाब से
हमारा व्यू बाजार के बारे में अच्छा ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में बेहतर ये रहता है कि आप निवेशित रहें लेकिन हेज करें। तो मार्च से हम लोग पूरी तरह से हेज थे। चुनाव के नतीजे जब तक आए तब तक हम लोग 100% हेज थे, लेकिन 100% इन्वेस्टेड भी थे। उसके बाद हम लोगों ने कुछ हेज काट दिए, पर अभी भी कुछ हद तक तो हेज हैं। तो लेकिन और जो चीजें हैं, जो आपने स्मॉल कैप का नाम लिया, तो अभी से नहीं, कई तिमाहियों से हम लोगों ने वहां पर कट कर दिया है अपना निवेश। तो अगर आप 5,000 करोड़ से कम मार्केट कैप वाली कंपनी देखें, 1,000 करोड़ से कम तो हम लोग देखते ही नहीं है, 1 से 5 वाला जो सेगमेंट है उसमें अधिकतर हमारा निवेश रहता है अपने पीएमएस पोर्टफोलियोज में 13 से 15%। लेकिन अब कुछ समय से हम लोग उसमें बहुत कटौती हम लोगों ने कर दी, हम लोग खाली 5-6% पर हैं। और उसका कारण ये है कि जो मैंने आपको बात समझाई कि आप निवेशित रहें लेकिन रिस्क मैनेज करें, तो जो स्मॉल कैप होता है उसमें रिस्क मैनेज करने का कोई आपके पास रास्ता नहीं है। आप स्टॉप लॉस भी लगाएंगे तो वो स्टॉक्स जब गिरते हैं तो आपको निकलने का द्वार नहीं मिलता है। सच्ची बात तो ये है, बहुत सारे उसमें से जो हर तेजी में, जो हर आती है तेजी इसमें स्मॉल कैप्स में, उसके बाद बहुत सारे वो स्टॉक तो शून्य में विलीन हो जाते हैं, उनका अता पता ही नहीं रहता है। और जो दूसरा हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट का साधन रहता है कि आप हेज करें, तो जो हेज के लिए आपके पास एक ही लिक्विड इंस्ट्रूमेंट है, वो निफ्टी पर पुट है। तो निफ्टी और ये स्मॉल कैप्स का मूवमेंट साथ में नहीं रहता है, तो आपके पास रिस्क मैनेजमेंट के साधन नहीं है, अगर मैं संक्षेप में बोलूं तो ऐसी स्थिति में वो सेगमेंट अवॉइड करना ही बेहतर है। वैसे भी मैं कहूंगी कि जिस भी कैटेगरी, थीम, इंडस्ट्री, मार्केट कैप में आपको बहुत सारे नए फंड स्कीम, पीएमएस स्कीम, म्यूचुअल फंड स्कीम आता नजर आए, तो वो समझ लीजिए वो उस सेगमेंट का पीक है, उसके आसपास है। आप अगर एक आसान रूल चाहें तो ये आप कर सकते हैं कि जिस भी थीम में बहुत सारे एनएफओज वगैरह आ रहे हैं उसको अवॉइड ही करिए। तो देवीना, इस हिसाब से तो आपका इशारा इस तरफ है शायद कि डिफेंस, मैन्युफैक्चरिंग और कुछ इंडस्ट्रियल जो है वो, क्योंकि उसी के आसपास बड़े नए थीम रहे हैं अभी हाल ही में, वो टॉप आउट हो गए एक तरह से। देखिए, अगर मैं अपने बिजनेस में जाती हूँ तो जैसा मैंने आपके यहाँ पहले भी बोला होगा कि एक सेगमेंट जिसमें हम लोग बहुत ओवरवेट थे, अभी से नहीं, लगभग 3 साल होने के आए, अक्टूबर 2021 से, वो कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियल मशीनरी। तो वहां हम लोग कटौती करते चले हैं। अभी भी हम लोग थोड़ा ओवरवेट होंगे, एक समय में हम लोग बहुत ओवरवेट थे। तो अभी जो जुलाई में हमने रीबैलेंस किया, और रीबैलेंस हम लोग करते हैं जो कहते हैं बेस जीरो, कि आज हमारे पास कैश हो तो हम लोग किधर निवेश करें, उस हिसाब से। तो वो सेगमेंट में कटौती तो की है, पर फिर भी हम लोग ओवरवेट हैं। डिफेंस वगैरह में अब हमारा कोई विशेष निवेश नहीं है, ना ही पावर में है। तो पावर और एनर्जी यूटिलिटीज वो एक एरिया है जहां हम काफी अंडरवेट हैं। और इस बार हमारे जो सिस्टम्स ने दिखाया उसमें कुछ तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें आई। एक तो कि फार्मा हेल्थ केयर में पहले भी हमारा ओवरवेट था, पर अब वो और बढ़ गया है, और भी स्टॉक्स आए हैं उसमें। एक जो बिल्कुल नया सेक्टर आया है वो है केमिकल्स। तो केमिकल्स के कई सारे स्टॉक इस बार आए हैं। ऑटो कंपोनेंट्स में और काफी बढ़ोतरी हुई है। और एक सेगमेंट जो मतलब आप लेंडिंग फाइनेंशियल्स को तो छोड़ दीजिए, उसमें उसमें हमने जो फेरबदल किया है वो ये कि अब पीएसयू बैंक्स में जो ज्यादा वेटेज था उसको अब कुछ प्राइवेट सेक्टर बैंक में ले गए हैं। और एक और जो सेगमेंट जो नॉन लेंडिंग फाइनेंशियल्स का है, जो ज्यादातर मैं देखूं तो वो बाजार से रिलेटेड स्टॉक्स थे, जैसे एएमसीज थे, या वो स्टॉक एक्सचेंजेस, या ये और बाजार से रिलेटेड जो ब्रोकिंग टाइप की कंपनीज हैं, इस तरह की चीजें, वो सब इस बार हमारे सिस्टम को उनमें से एक भी पसंद नहीं आया। तो उसमें जितना भी हमारा निवेश था उससे हम लोग निकल गए हैं। तो ये इस बार जो, अगर मैं पिछले महीने में देखूं तो ये बड़ा जो बदलाव आया है हमारे पोर्टफोलियोज में, तो ये होगा। व्हीकल्स आपको इंक्रीमेंटली पॉजिटिव नजर आ रही हैं, आपको ऑटो कंपोनेंट्स में इंटरेस्ट है, और आप फाइनेंशियल्स में अब पब्लिक सेक्टर से निकल के प्राइवेट लार्ज कैप फाइनेंशियल में निकल गए हैं, और मार्केट रिलेटेड स्टॉक्स में आपने कमी कही है। ये बहुत शानदार आपने चेंजेस बताए। एक आखिरी सवाल, रूरल इकोनॉमी में जो अगली रिबाउंड आ रहा है उसको आप कैसे देख रही हैं? कंजम्पशन एंड में कौन से हिस्से पे आप बुलिश हैं देवीना? ऑटोज में, मतलब ऑटो में हमारा टू व्हीलर में ही ज्यादा निवेश है।
तो ये तो एक सिस्टम से भी निकल के आया है, तो वहाँ हमारा निवेश बना हुआ है। उसके अलावा अभी तो देखना पड़ेगा, अभी एफएमसीजी में 1-2 स्टॉक है, पर बहुत सारे स्टॉक अभी एफएमसीजी में नहीं आए हैं। तो वो देखना पड़ेगा वो किस तरह से प्ले आउट होता है। और फिर ये भी है कि मैंने ये जो इस बार बजट का जो डॉक्यूमेंट देखा, तो वो भी था कि अगर लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आता तो एक अलग बात थी, लेकिन आप अगर बजट में जो एस्टिमेट्स हैं वो देखें तो आप देखेंगे कि पर्सनल इनकम टैक्स ये एस्टिमेट किया गया है कि इस बार 16.5% बढ़ेगा, जबकि जीडीपी का एस्टिमेट है, नॉमिनल जीडीपी का, कि 10.5% बढ़ेगा। तो कॉर्पोरेट टैक्स का एस्टिमेट वही है कि 10.5 जीडीपी बढ़ेगा और 10.5 कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ेगा, लेकिन पर्सनल इनकम टैक्स का है कि जीडीपी 10.5 बढ़ेगा लेकिन पर्सनल टैक्स 16.5% बढ़ेगा। तो इसका मतलब, और नेट बेसिस पे आप इंडिविजुअल से या देश के नागरिकों से ज्यादा पैसा ले रही है सरकार, तो उनके पास कम बचेगा। तो और दूसरी बात है, अभी तक जो खाद्य पदार्थ हैं उनमें मुद्रास्फीति बनी हुई है, उनके भाव काफी ज्यादा हैं। आप तुअर दाल से देख लीजिए, तो अभी भी जो घरों के बजट हैं उसमें उसका प्रभाव रहेगा। तो कितना पैसा बचता है वो देखना पड़ेगा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया देवीना हमसे बातचीत करने के लिए, ग्लोबल मार्केट में जो ज़बरदस्त उतार चढ़ाव हो रहा है उसको समझाने के लिए और अपने पोर्टफोलियो में क्या चेंजेस आपने किए हैं। शुक्रिया समय देने के लिए। शुक्रिया।